विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, जब मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मुझसे प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि किसी एक विषय पर अपनी टिप्पणी प्रकट कीजिए, तो मैंने अपना तर्क देने के लिए गैट वार्ता को चुन लिया था। गैट यानी आयात निर्यात एवं व्यापार पर आम संधि जनवरी 1948 से प्रभाव में आई। आजकल इस संधि के तहत वार्ताओं का 8वां दौर चल रहा है। यह दौर 1986 से शुरू हुआ और 1990 में समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो जाने की वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तब गैट के महानिदेशक श्री डंकल ने समझौते हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। यही वह डंकल प्रस्ताव है जिसका डंका आजकल दुनिया में बज रहा है। डंकल प्रस्ताव की एक और अनूठी बात यह है कि आज तक विकासशील देशों को अपने अंदरूनी बाजार की सुरक्षा की जो छूट थी उसे समाप्त करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तीसरी अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार संपदा संबंधी अधिकार को इसमें स्थान मिला है। खेती में इन तीनों को मिले जुले असर गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती द्वारा रोजगार पाते हैं। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा खेती से प्राप्त हो रहा है। गरीब देश होने के नाते भारत की अधिकतर आबादी अपनी आमदनी का बड़ा भाग अपने भोजन पर खर्च करती है। इसके अलावा हमारे कई उद्योग भी खेती से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। खेती मात्र आर्थिक गतिविधियां न होकर हमारे लिए एक सांस्कृतिक परंपरा हो गई है। यदि देखा जाए तो डंकल प्रभाव मूलतः उत्तर में स्थित विकसित देश का हित साधक है। दरअसल यह प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सरोकार व्यक्त करता है। यद्यपि अतिरिक्त उत्पादन ठिकाने लगाने की चिंता इसके मूल में है, इसके विपरीत दक्षिण के देश की मूल चिंता उत्पादन बढ़ाने, वितरण में समानता लाने, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल करना। डंकल प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का मतलब सिर्फ सीधे खेती से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अन्य हिस्सों का असर खेती पर नहीं पड़ेगा। वर्तमान दौर में खेती गैट वार्ता की केंद्रीय बिंदु बनी हुई है, जिसकी सफलता यूरोपीय और अमेरिका के बीच समझौते पर निर्भर करती है। आज तक खेती को गैट धारा से मुक्त रखा गया था। कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त लागू नहीं होती थी। ऐसे में आज यदि खेती एकदम से केंद्र बिंदु बन जाए तो ऐसा लगना स्वाभाविक है कि शायद खेती एक ऐसे संकट में फंस गई है जिसका अलग अलग पड़ गए राष्ट्र अपने आप कोई हल नहीं खोज पा रहे हैं। इस बाबत एक विश्वव्यापी प्रयास की ज़रूरत है और वाकई हम अगर खेती का नज़ारा देखें तब पता लगेगा कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर दुनिया भर की सरकारों द्वारा ध्यान दिए जाने की आज ज़रूरत क्या है। पैरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब एकाधिकार खरीदी या राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो हमारे विरोधी भाइयों को यह शंका पैदा होने लगती है कि मंत्री जी पूंजीवादियों के प्रभाव में आने लग गए हैं और वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया जा रहा है कि आप पूंजीपतियों की सेवा करना चाहते हैं और उनसे मिले हुए हैं, जबकि असलियत तो यह है कि 50 बसों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से वह 50 आदमी जो बसों के मालिक हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे विरोधियों की शरण ले लेते हैं। तो फिर उनसे मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि हम उनसे मिले हुए हैं। हम मिले हुए हैं कि विरोधी उनसे मिले हुए हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण न हो। सही बात वन संपदा के ठेकेदारों पर लागू होती है। वनों के कतिपय ठेकेदार हमारी वन संपदा का अनुसूचित दोहन न कर सकें, उन्हें होने वाला लाभ सभी लोगों का लाभ बने। इसी उद्देश्य को लेकर हमने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। अकाल से उत्पन्न अभाव और मूल्य वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही
हमको अनाज का एकाधिकार खरीदी का निर्णय लेना पड़ा ताकि जमाखोर, मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग गरीब आदमी का शोषण न कर सके। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार खरीदी करने की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए उनकी ओर से बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं और जब वे कहने लगे हैं कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण न हुआ होता तो इतनी मूल्य वृद्धि न हुई होती। पैरा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप विगत वर्षों के गेहूं उत्पादन के आंकड़े देखें। अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए तब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि गेहूं, दाल, चावल का राष्ट्रीयकरण न किया गया होता तो यहाँ भी 4 रुपये किलो गेहूं का मूल्य होता। आप मूल्य वृद्धि की बड़े जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि आज मूल्य वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है जिसे जनता सहन नहीं कर पा रही है। लेकिन मूल्यों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस संबंध में उनका मानना ऐसा है कि यह केवल मध्य प्रदेश में ही हो रही है। ऐसा नहीं है। आप वैट, टैक्स और वाणिज्य कर घटाकर महंगाई कम कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो यह मूल्य वृद्धि पूरे भारतवर्ष में हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां तक हमारे प्रदेश की मूल्य वृद्धि का सवाल है वह दिसंबर 1972 से लेकर अभी तक 23% हुई है, जबकि पूरे भारत में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 28 है और महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 33 है। मैं मूल्य वृद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब मूल्य वृद्धि पूरे भारत में बढ़ रही है तो फिर उससे हमारा प्रदेश कैसे अछूता रह सकता है। पैरा। आज हम उन शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। पुलिस भूमिका साहस, शौर्य, कर्तव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी जाती है, जो विषम परिस्थितियों के वातावरण में प्रेरणास्पद उद्देश्य की पूर्ति कर दायित्वों को पूरी सफलता से निभाते रहे हैं। आज जम्मू से लेकर लक्षद्वीप तक हमारे सिपाही बड़ी सफलता से राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य के भीतर और बाहर नक्सलवादियों, आतंकवादियों के अलावा सीमा विवादों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अभियान में हमारे बहादुर जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश के अनेक भागों में कानून व्यवस्था सुधारने का श्रेय उनको ही जाता है। यह कीर्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस पर हमें गर्व है। पिछले वर्ष देश प्रदेश के खिलाफ चल रही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अभियान में पुलिस बल को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसलिए आज हम उनको याद करते हुए उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। पैरा। राज्यपाल महोदय ने यह समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ आकर हमें भी उन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने का मौका मिला है, इसलिए मैं अपना फ़र्ज समझकर यहाँ आया हूँ। ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जो लोग अपने मुल्क की हिफाजत के बदले अपनी ज़िंदगी देते हैं, हमारा देश उन्हें कभी नहीं भूलता है। ऐसा महत्वपूर्ण दिन हमें उन पुलिस अफसरों और जवानों को याद करने तथा उनके प्रति श्रद्धांजलि पेश करने का अवसर देता है। हमें इस बात का भी एहसास कराता है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उनके परिवार के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है और हमने उनके कल्याण के लिए सही मायनों में अभी तक क्या कुछ किया है। पुलिस युद्ध और शांति दोनों ही हालातों में कर्तव्यों का पालन कर अपने देश की रक्षा करती है। देश में अमन चैन कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। उसे हिंसा, दंगा फसाद और आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ता है और कानून प्रिय नागरिकों की रक्षा करना भी पड़ता है। देश के अंदर उन लोगों की कोशिशों को भी नाकाम करना पड़ता है जो छिपे तौर पर शांति और व्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लड़ाई के तरीके भी बदल गए हैं। इंसान की जगह वैज्ञानिक तरीकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। मैं यह बात फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश की पुलिस ने इस फ़र्ज को बड़े मुकम्मल तरीके से निभाया है। यकीनन यह लड़ाई आसान नहीं है।
इसे लड़ने और जीतने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। पूर्ण विराम।